गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः स्वागत है आपका इस क्लास में। और फर्स्ट पेपर में हम लोग मसल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं अभी, जिसका एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स एंड their proteins, the component proteins which actually builds the skeletal muscle। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये पिछली बार वैसे तो हम बता चुके थे आपको कि कितने प्रकार के मसल्स होते हैं हमारी बॉडी में। एक कंकाल पेशी होती है, दूसरी चिकनी पेशी होती है, तीसरी हृदय पेशी होती है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो एक्चुअली उसमें हमने डिफरेंस तो बता दिए थे एंड उसी का एक टेबल है। तो स्ट्रिएशन आपको पता है स्केलेटल मसल में होगा और कार्डियक मसल में होगा, स्मूथ मसल में नहीं होगा। एक्टिन मायोसिन ये फिलामेंट है, अभी हम पढ़ेंगे, वो तीनों में होगा। स्मूथ मसल और जो कार्डियक मसल है वो ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होता है, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र से संचालित होता है, जबकि जो स्केलेटल या कंकाल पेशियां होती हैं वो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में सोमैटिक कंट्रोल में होती हैं। उसी प्रकार से स्केलेटल मसल में कोई हार्मोनल कंट्रोल में नहीं होता, जबकि जो कार्डियक मसल है वो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन से संचालित होता है। उसी प्रकार से कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स के संचालन में मदद करते हैं। उसी प्रकार से जो सोर्स ऑफ कैल्शियम, मसल कंट्रैक्शन में कैल्शियम का बड़ा योगदान होता है, और कैल्शियम के योगदान के लिए जो कैल्शियम इमीडिएटली साइट पर आता है जहां पर कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता है या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो इस जो स्केलेटल मसल्स है उसमें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आता है। उसके बाद कुछ जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, जैसे ट्रोपोनिन करके हम देखेंगे, एक रेगुलेटरी प्रोटीन होता है इसमें स्केलेटल मसल्स में। जो कार्डियक मसल होता है उसमें भी ट्रोपोनिन होता है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जो चिकनी पेशियां होती हैं, उसमें कैल्माडुलिन होता है। फिर गैप जंक्शन, पेस मेकर एक्टिविटी, ये सब हम आपको बता चुके। सो ये टेबल जो है ये समराइज करता है जो डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। ये एक रिवीजन के पर्पज से था। तो चलिए स्केलेटल मसल्स हम देखते हैं। सो व्हाट इज द स्केलेटल मसल्स, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शंस द स्केलेटल मसल हैज टू परफॉर्म। ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। मूवमेंट क्या होता है हम बता चुके, बॉडी पोस्चर और बॉडी पोजीशन क्या होता है ये भी हम आपको लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। बिसाइड्स दैट they actually supports the soft tissue, the tissue which lies in the internal viscera of a body। हमारे शरीर के अंतरांगों में जो सॉफ्ट या जो मृदु ऊतक होते हैं उनको ये सपोर्ट करते हैं। बहुत जगह पर जो वाल्व होते हैं वहाँ पर जो एंट्रेंस होते हैं, एग्जिट होता है, उसको गार्ड करते हैं। कुछ ऐसे स्फिंक्टर्स वगैरह होते हैं, है ना। उसी प्रकार से हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन करते हैं ये, क्योंकि उसमें हीट जनरेशन कैपेसिटी होती है। इसके अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में ये रखता है, और खास तौर से ग्लाइकोजन तो इसमें पाया ही जाता है। एंड स्केलेटल मसल्स एक्चुअली मेक्स ऑफ द 40% ऑफ हर बॉडी वेट। हमारे शरीर का 40% जो होता है, हमारे शरीर के पूरे भार का जो 40% होता है वो कंकाल पेशियां होती हैं। तो देखिए, जैसे कि ये एक हमने कोई मसल की स्ट्रिप एक ली, एक सपोज करो ये हमारे जो रिस्ट के मसल्स का लिया, ठीक है। तो वहां से जब मसल स्ट्रिप हम लेते हैं तो उसकी संरचना कुछ यूं होती है। पीछे ये टेंडन है, टेंडन से के साथ क्या होता है कि एक हड्डी से ही जुड़ा होता है। तो टेंडन को हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ सीधा मसल के बारे में पढ़ेंगे। मसल का अगर सेक्शन देखा जाता है तो हमको ऐसा लगता है। तो ये ऊपर ऊपर वाला जो लेयर आपको दिख रहा है दैट इज इपीमाइसियम, ये इपीमाइसियम है। एंड इसमें क्या होता है कि इसके इपीमाइसियम के अंदर देखिए बहुत सारे गोल गोल इस प्रकार के संरचनाएं बने हुए हैं, जिसको हम मसल फेसिकल बोलते हैं, ठीक है। तो ये मसल फेसिकल है। मसल फेसिकल को अगर आप सिंगल मसल फेसिकल को यहाँ पर लाके देखें
तो इसके ऊपर क्या देख रहे हो आप कि सिंगल मसल फेसिकल के ऊपर क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन होता है, जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है, उसको हम कहते हैं पेरीमाइसियम। और इसके अंदर ये वाला जो ये जो संरचना है ना, ये एक्चुअली मसल फाइबर या सेल है। मायोसाइट्स एक्चुअली ये है। ये जो मायोसाइट्स है उसकी संरचना में क्या होता है कि मायोसाइट्स का जो बाहर वाला जो इसे जो मेम्ब्रेन होता है ना, ये जो कवरिंग होती है ना, सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको तो हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर जो ये सबसे अंदर वाला जो मसल का लेयर होता है, इसके अंदर जो सबसे अंदर वाला जो मसल्स का लेयर है, देखिए कहीं लिखा होगा ये सार्कोलेमा, ये अंदर वाला मसल का लेयर है, इसको सार्कोलेमा। और सार्कोलेमा आप यूं समझिए जैसे किसी कोशिका का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता था, तो दिस इज द मेम्ब्रेन ऑफ अ मायोसाइट और मसल सेल। सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ द मसल सेल। और उसमें आप देखिए कि जब बहुत सारे फेसिकल जितने भी थे, तो फेसिकल के बीच बीच में क्या होता था कि बहुत सारे, ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं, नर्व फाइबर हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कि ये जो मसल फाइबर या मायोसाइट है, उसमें भी बीच में क्या है कि एक कट है लगा हुआ, एक्सॉन का कट लगा हुआ है। उसके अलावा इसके अंदर देखिए न्यूक्लियस है। मैंने आपको राइट इन द बिगिनिंग बताया था कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं उसमें एक से अधिक न्यूक्लियस या केंद्रक मौजूद हो सकते हैं। तो आपको दो केंद्रक तो यही दिख रहा है। बीच बीच में ये वाला जो दिख रहा है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि ये कार्य करते हैं मूवमेंट का। मूवमेंट के कार्य में लगती है एनर्जी। एनर्जी के लिए चाहिए एटीपी। एटीपी के जनरेशन के लिए आपको माइटोकॉन्ड्रिया तो चाहिए ही चाहिए। सो द मायोसाइट्स और द जो पेशी कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें बहुत ज्यादा एबंडेंट मात्रा में, प्रचुर संख्या में आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या, मायोसैटेलाइट सेल। एक्चुअली ये एक सेल है जिसमें कि एक न्यूक्लियस है जो क्विसेंट स्टेज में, सुषुप्तावस्था में। इसको हम मसल स्टेम सेल भी कहते हैं कि अगर कोई मायोसाइट्स को ज्यादा फिर से पुनर्जनन करने की या रीजनरेशन की आवश्यकता पड़ती है ना, तो उस टाइम ये जो इसका न्यूक्लियस है ये एक्टिव हो जाएगा और ये डिवाइड कर करके दूसरे साइड बहुत सारे मायोसाइट्स यहाँ पर बनाना शुरू कर देगा। तो ये सारी चीजें तो थी, लेकिन जो प्रोमिनेंटली अंदर जो आपको ये जो डॉट डॉट जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसा दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको दूसरे प्लेन से देखेंगे ना, तो आपको क्या समझ में आएगा, ये जो है इसके अंदर बहुत सारे फाइब्रिलर स्ट्रक्चर हैं, रेशेदार लंबी रेशे जैसी संरचना है जो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको ऐसी दिख रही है। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसमें ये आपको जो दाने दाने जैसी संरचना दिख रही है। जैसे मैंने कहा कि चूंकि हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रहे हैं, इसीलिए हमको ये डॉट डॉट जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन बेसिकली दीज आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर। इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं दो, बीच बीच में कुछ एक्सॉन्स लगे हुए हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर एक्सॉन्स दिख रहा है, फिर ये बीच में ब्लड कैपिलरीज है ना। उसके बाद मायोसेलर सैटेलाइट सेल्स हैं। यहाँ पर देखिए मायोसैटेलाइट सेल्स हैं, तो ये बहुत सारे सेल्स हैं। और सबसे जो अंदर वाला जो स्पेस होता है ना, ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ वाला, जहाँ मैं इंगित कर रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन, ये एक्चुअली यहाँ का जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं मायोलेमा या सार्कोलेमा कहते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक एक होता क्या है कि एक्चुअली ये जो है ना, ये सिंगल मायोसाइट्स को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो संरचना है, ये क्या कर रहा है, एक सिंगल मायोसाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इसकी संरचना जो दूसरे कोशिकाओं में, दूसरे ऊतकों में जो कोशिकाओं की संरचना होती है, उनसे थोड़ा सा भिन्न होता है। तो देखिए जैसे ये होता, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मसल्स आर द कनेक्टिव टिश्यू, ये संयोजी ऊतक होते हैं। ये पेरीमाइसियम क्या होता है, फेसिकुलाई को सराउंड कर रहा है। फेसिकुलाई के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे मतलब जो क्या कहते हैं इसमें, फेसिकुलाई के अंदर इसका जो बाहर वाला एरिया है, ये पेरीमाइसियम है। पेरीमाइसियम के अंदर जो एक फेसिकुला के ऊपर जो ये दिख रहा है, ये क्या है, ये एपीमाइसियम है। इसके अंदर आप देखिए कि किस प्रकार से ब्लड कैपिलरी हैं और दूसरी चीजें हैं। और जो सिंगल वाला जो मसल फाइबर आपको दिख रहा है, यही मायोसाइट्स को रिप्रेजेंट, मसल सेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है हर एक फेसिकुला में मिलता है। फेसिकुला के ऊपर वाला जो था, ये क्या था,
ये पेरीमाइसियम था। और इसके अंदर कैपिलरीज आप देखिए, ब्लड कैपिलरी कैसे आ रही है उसका पूरा अरेंजमेंट आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले कनेक्टिव क्या होता है इसमें, एक जो सिंगल मसल फाइबर जो है, ये एक पेशी उत्तक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें सबसे बाहर होता है एक्सटर्नल लेमिना होता है, उसके अंदर एंडोमाइसियम होता है। बहुत सारे एंडोमाइसियम वाला जो है वो मसल फाइबर मिल करके क्या बनाता है, फेसिकुलाई बनाता है। फेसिकुलाई के ऊपर पेरीमाइसियम का लेयर रहता है और बहुत सारे फेसिकुलाई एक साथ जमा हो जाते हैं, तो उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम इपीमाइसियम कहते हैं। तो ये चीज हम आपको समझा चुके पिछले स्लाइड में। तो फेसिया के अंदर देखिए कि नर्व और ब्लड वेसल्स होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द एबंडेंट क्वांटिटी। फिर है सार्कोलेमा और सार्कोप्लाज्म। क्या होता है सार्कोलेमा? जैसे मैंने कहा कि सार्कोलेमा इज द corresponding structure of the plasma lemma. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज रेफर्ड टू एज सार्कोलेमा। जो पेशी कोशिकाएं होती हैं, मायोसाइट्स होती हैं, उनके जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। और होता क्या है कि आमतौर पर किसी भी कोशिका में जो केंद्रक होता है उसके केंद्र में मौजूद होता है। यहाँ क्या है, केंद्र परिधीय स्थित भाग में है, यानी कि पेरिफेरल स्पेस में है। सो न्यूक्लिया, यहाँ देखिए न्यूक्लिया शब्द की बजाय न्यूक्लियाई का यूज किया गया, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस इसमें है। और ये जस्ट बिलो, ये ठीक सार्कोलेमा के नीचे पाए जाते हैं, हम आपको बता चुके। इसके अलावा अब इसको आप अपन वही पढ़ लेते हैं, फिर उसको देखेंगे, अगले डायग्राम में समझेंगे कि जो सार्कोलेमा होता है ना, उसमें बहुत सारे इनवेजिनेशन होता है। इनवेजिनेशन मतलब एक अंतर कलाएं होती हैं उसमें, मतलब वो अंदर अंदर फोल्ड करके वो ऐसे करके अंदर की तरफ वो स्ट्रक्चर निकलता है और वो जाकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इन्वेजिनेटेड स्ट्रक्चर बनाता है। और ये क्या करता है कि एक तरह के टनल का निर्माण करता है मसल फाइबर के सरफेस पे, और ये बाहर की तरफ खुलते हैं और इसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड भरा हो रहता है। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स टिब्यूल या टी टिब्यूल कहते हैं। जो एक्शन पोटेंशियल है, जैसे कि मान लीजिए कि किसी नर्व से कोई मैसेज आया कि भाई उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए आमतौर पर क्या होता है कि वहां से नर्व पोलराइजेशन के जरिए मैसेज आता है, ठीक है। और जो पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन की साइकिल से वो मैसेज आता है, फिर वहां जाकर के क्या होता है कि फिर कैल्शियम रिलीज होता है और आगे की कार्रवाई होती है। तो जो एक्शन पोटेंशियल, आप समझिए कि जो नर्व कंडक्शन की क्रिया जहां होती है, जहां तंत्रिका संचालन की क्रिया होती है, तंत्रिका चालन की क्रिया होती है, तो उसमें जो होता है वो चार्जेस के थ्रू आते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल प्रोपेगेट करता है। तो वो जो प्रोपेगेट करता है वो सार्कोलेमा और टी टिब्यूल्स में करता है, और इसकी वजह से कि मसल फाइबर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम हो पाते हैं। जो सार्कोप्लाज्म होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है मसल फाइबर का, उसको हम सार्कोप्लाज्म कहेंगे। इसमें ग्लाइकोजन काफी एबंडेंट, काफी प्रचुर मात्रा में होता है, और होता है इसलिए कि जब भी मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने की या संकुचित होने की आवश्यकता पड़े तो ये ग्लाइकोजन तुरंत हाइड्रोलिसिस करके जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज दे देते हैं, और वो फिर क्या होता है, उस ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण संभव हो पाता है। तो देखिए ये सिंगल मसल फाइबर है ना, ये सिंगल मसल फाइबर है एक फेसिकुला के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे मैंने कहा कि बाहर वाला लेयर क्या है, ये सार्कोलेमा है, ठीक है। अंदर इसके फाइबर्स हैं, ये देखिए फाइबर्स है, ये मायोफाइब्रिल सब आपको स्पष्ट रूप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। और जो सार्कोलेमा है उसके अंदर का जो ये देखिए अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भरा पड़ा है, और अभी न्यूक्लियस इसके साइड में दिखाए गए हैं। न्यूक्लियस एक्चुअली अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा है, जो द्रव भरा है, जैसे साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य होता है, वैसे ही सार्कोप्लाज्म या पेशी कोशिका द्रव्य है। अब देखिए ये जो सार्कोप्लाज्म है ये क्या है, अंदर इन्वेजिनेट कर गया, नहीं, ये सार्कोप्लाज्म अंदर एक अंतर्वलयित संरचना में ऐसे इन्वेजिनेट कर गया, और ये जो इन्वेजिनेट कर गया, जो पीला पीला सा जो टिब्यूल दिख रहा है, दिस इज टी टिब्यूल्स, इसको हम क्या कहेंगे, टी टिब्यूल्स कहेंगे, ठीक है। इसी की बात हम कर रहे थे, और ये अक्सर बाहर की तरफ खुलता है।
टी ट्यूब्यूल्स के अलावा एक और इन्वेजिनेटेड संरचना है, ये जो ब्लू वाले स्ट्रक्चर में जो आप जालिकाबद्ध संरचना देख रहे हो ना, ये संरचना भी प्लाज्मा लेमा से ही बनती है। और ये इसका ये देखिए किनारे की तरफ ये ज्यादा स्वेल्ड है, ज्यादा फूले हुए, ज्यादा स्पेसस है ना। तो ये कहलाता है इसका सिस्टर्ना। अब सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम को आप कोरिलेट कीजिए किसी कोशिका के एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से, क्योंकि वहां भी हुआ ये था कि वहां जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वहां से इन्वेजिनेशन हो करके एक जालिका नुमा संरचना का निर्माण हुआ था, जिसको हमने एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहा था। यहाँ क्या हुआ है कि यहाँ जो सार्कोलेमा है उसके इन्वेजिनेशन से एक ऐसी ही जालिका नुमा संरचना का निर्माण हुआ है, जिसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो किनारे वाला जो पार्ट है, ये देखिए यहाँ पर और इधर, तो ये थोड़ा सा थिक सिस्टर्ना है। और देखिए इधर एक सिस्टर्ना ये हुआ, एक सिस्टर्ना ये हुआ, और बीच में देखिए टी ट्यूब्यूल दिख रहा है। तो ये तीनों मिल करके जो है, ये तीनों मिल करके ट्रायड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ट्रायड कहलाते हैं। कहीं लिखा भी होगा, नहीं हो तो आगे डायग्राम में मिल जाएगा। तो ये देखिए कि ये सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के ट्यूब्यूल्स हैं यहाँ पर कटे हुए, और इसके बीच में क्या है कि जो मायोफाइब्रिल्स हैं वो इसके अंदर लगे होते हैं। तो यहाँ पर इसलिए बाहर तो इसका स्ट्रक्चर था, क्या कहते हैं, सार्कोलेमा का। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस इस डायग्राम में नहीं दिखाया गया है। और इसके अंदर आपको पता चल गया कि ये जो सार्कोलेमा है उसी के इन्वेजिनेशन से, उसी के अंतर्वलयन के कारण दो प्रकार की संरचनाएं आपको दिख रही हैं। एक तो सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है और दूसरा जो टी ट्यूब्यूल्स है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। ये जो टर्मिनल सिस्टर्ना है ना, ये टर्मिनल सिस्टर्ना, तो दो टर्मिनल सिस्टर्ना और बीच में एक टी ट्यूब्यूल, ये तीनों मिल करके क्या बनाएंगे, अभी हमने आपको बताया, ट्रायड बनाएंगे। तो स्केलेटल मसल फाइबर ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं कि देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सार्कोलेमा है, इसके इन्वेजिनेशन से ये जो आपको ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल दिख रहा है, ये जो पीली वाली संरचनाएं सारी की सारी सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम है ना। और इसके अंदर बीच में क्या है कि ये फाइब्रिल्स है, मायोफाइब्रिल्स है, यानी कि ये बहुत सी पतली रेशेदार संरचना है। और चूंकि ये पेशियों की संरचना है इसलिए इसको मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। ये जो जेड बैंड आई बैंड है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो जैसे मैंने कहा कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फ्लूइड फील्ड, इसके अंदर द्रव भरा होता है जो एनसर्किल करता है, घेरता है किसको, मायोफाइब्रिल्स को। तो मायोफाइब्रिल्स को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देखिए मायोफाइब्रिल्स है, ये मैं दूसरे कलर से दिखा दूं, यहाँ पर देखिए मायोफाइब्रिल्स है। इस मायोफाइब्रिल्स को चारों तरफ से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने घेरा हुआ है, ठीक है। और ये जैसे दूसरी कोशिकाओं में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो टर्मिनल सिस्टर्न है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपने सिस्टर्न्स देखा था, है ना, सिस्टर्निक स्ट्रक्चर देखा था। तो उसी प्रकार से जो टर्मिनल सबसे किनारे वाला जो सिस्टर्ना है, ये और बीच में आप देखिए टी ट्यूब्यूल, ये तीनों मिलाकर के ट्रायड बनाते हैं, जो ऐसा लिखा हुआ है। तो जब भी मसल रिलैक्स कंडीशन में होता है, जब मसल कोई काम नहीं कर रहा होता है, फैला हुआ अवस्था में होता है ना, रिलैक्स मसल में होता है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता, उस कंडीशन में जो कैल्शियम आयन है इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जमा होते हैं। लेकिन जैसे ही कोई नर्व इंपल्स आता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आता है जो ये मैसेज लाता है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है, इन दैट कंडीशन कैल्शियम आयन बड़ी मात्रा में इन्हीं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होते हैं, मुक्त किए जाते हैं। और ये फिर ये क्या करते हैं, दे बेसिकली एक्ट एज रेगुलेटरी आयन, जो आगे मसल कॉन्ट्रैक्शन की क्रियाविधि में काम आते हैं, ठीक है। अब देखिए मायोसाइट्स में क्या होता है और क्या चीजें होती है मायोसाइट्स या मसल सेल्स में। आपने देखा कि वो मायोफाइब्रिल्स तो लगे हुए हैं ही, उसके अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके अलावा एक चीज, इसके अंदर मायोग्लोबिन होता है। जैसे हीमोग्लोबिन था ना, उसी प्रकार से जो हीमोग्लोबिन की तरह ही एक रंजक युक्त पदार्थ जिसमें कि आयरन होता है, ये पाया जाता है मायोग्लोबिन, और ये पाया जाता है सार्कोप्लाज्म के अंदर। सार्कोप्लाज्म में यानी कि जो मायोसाइट्स का जो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड है,
उसमें मायोग्लोबिन पाया जाता है, और मायोग्लोबिन जो होता है ये क्या करता है, ये उसी प्रकार से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बाइंड करता है जैसे हीमोग्लोबिन बाइंड करता था। और हमने कहा कि आपको ये भी बताया हमने कि वहां पर ग्लाइकोजन होता है, ठीक है, सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजन भी होता है। तो ग्लाइकोजन मुक्त होकर के ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन उस ग्लूकोज का जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा, अपघटन नहीं होगा, अपघटित करके जब तक कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा नहीं, तब तक उससे एटीपी जनरेट नहीं हो सकता। तो ईटीएस के परफॉर्मेंस के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की क्रिया को संपन्न कराने के लिए वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन फिर भी एक चीज की और आवश्यकता पड़ेगी, और वो है ऑक्सीजन। तो जिस प्रकार से हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उसी प्रकार से मसल सेल्स जो होते हैं, जो मायोसाइट्स होते हैं, उसमें मायोग्लोबिन जो होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है। ये भी टर्सरी प्रोटीन है जिसके बीच में एक आयरन या आयरन जो है वो अवस्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पर्याप्त मात्रा में है, मसल टेस्ट सेल में मैंने बताया, और ये मसल प्रोटीन के पास होते हैं जो कि एटीपी का यूटिलाइजेशन करते हैं, क्योंकि जो एटीपी जनरेट होगा जिसका जहां यूटिलाइजेशन होता है वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। मायोफाइब्रिल्स जो होता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट मतलब द एलिमेंट विच कैन एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट। ये मायोफाइब्रिल्स एक ऐसे प्रकार के फाइबर्स हैं जो सिकुड़ सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, फैल सकते हैं, और ये आमतौर पर 2 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। इनका जो व्यास होता है वो 2 माइक्रोन होता है, और इसके बारे में और पढ़ेंगे कि इसमें स्ट्रिएशंस पाया जाता है, और स्ट्रिएशन की उपस्थिति के कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू, या इसको हम रेखित पेशी रेखित पेशियां कहते हैं, इसको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो देखिए स्ट्रिएशंस आपको कैसे दिखता है। स्ट्रिएशंस जो है होता क्या है कि इसमें आप देखिए कि जो मायोफाइब्रिल्स है ना, इसके 2 कंपोनेंट मेन हैं। एक आप देखिए कि कुछ थिक फिलामेंट आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर के, और कुछ ऐसे रेड कलर के थिन फिलामेंट नजर आ रहे हैं। जो थिक वाला फिलामेंट है उसको हम कहते हैं मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन। तो जहां एक्टिन अलग है तो यहां पर क्या होगा कि ये थोड़ा सा प्लेन जैसा एरिया दिखाई पड़ेगा, है ना। ये क्या करेगा कि ये थोड़ा सा लाइटेड दिखाई पड़ेगा, जैसे कि आप देखिए ये आई बैंड है, इसको हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड। ये थोड़ा सा लाइट दिखेगा। और जहां पर कि ये जो मायोसिन है, और मायोसिन के साथ साथ देखिए मायोसिन के बीच वाले स्पेस में रेड कलर का ये एक्टिन भी अंदर इंसर्टेड है। तो ये जो इलाका है ये जो कहलाता है, ये कहलाता है ए बैंड, ये एनाइसोट्रॉपिक बैंड, और यही एक्चुअली एक हमें आभास देता है इन ऊतकों को देखने से कि उसके अंदर कुछ स्ट्रिएशन या रेखी पट्टियां हैं, ठीक है। इसके बीचों बीच वाला जोन जो होता है इसको हम एच जोन कहते हैं, जहां से कि आप देखिए कि एच जोन बीच में एक लगा हुआ है, जिसके दोनों तरफ ये जो थिक फिलामेंट है या मायोसिन है ये निकल रहे हैं। और उसी प्रकार से क्या होता है कि जहां पर कि ये जेड लाइन है, जेड लाइन से आपको थिन फिलामेंट, ये रेड कलर वाले थिन फिलामेंट आपको निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच बीच में आपको कुछ जो ये ब्लू कलर के फिलामेंट दिख रहे हैं, ये टाइटिन है, जो क्या करते हैं, कुछ वो ज्वाइनिंग का काम करते हैं। अब एच जोन में तो क्या था कि एक पिलर नुमा संरचना थी जहां से निकल रहे थे, लेकिन जो ये जहां से कि एक्टिन ओरिजिनेट हो रहा है वो थोड़ा देखिए जिगजैग टाइप है, इस तरह से, इसको हम जेड लाइन कहते हैं। इधर से अब एक एक्टिन इधर से निकलेगा, दूसरा एक्टिन इधर निकलेगा, फिर एक एक्टिन इधर निकलेगा। एक्टिन को मैं दूसरे कलर से दिखा दूं कि अगर एक एक्टिन इधर निकलेगा तो ये एक्टिन इधर निकलेगा, एक एक्टिन इधर निकलेगा, एक एक्टिन, तो ये एक्टिनिन कहलाता है। ये जो बीच में जो ये ब्लू कलर वाला जो ये बाइंडिंग फिलामेंट है ना, इसको हम एक्टिनिन कहते हैं। तो ये एक्टिनिन जो है बहुत सारे एक्टिन को जोड़ता है, और क्योंकि इसका शेप जिगजैग होता है इसलिए इसको हम कहते हैं जेड लाइन, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि और होता क्या है कि बीच में जो ये इंसर्टेड है ना, जैसे ये जो एक्टिन है बीच में इंसर्टेड, अब इसमें क्या होता है कि जो
फिलामेंट्स हैं, चाहे हैवी फिलामेंट है या लाइट फिलामेंट है, यानी जो थिक फिलामेंट है या थिन फिलामेंट है, ये सिकुड़ते फैलते नहीं है। इनकी क्या होती है कि बीच के स्पेस में स्लाइडिंग होती है, जो स्लाइड करके ये एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं, मतलब जेड लाइन और एच जोन जो है क्लोज हो जाएगा एक्टिन के मायोसिन के बीच में स्लाइडिंग की वजह से। तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि बीच का स्पेस कम हो जाएगा, और ये जब स्लाइड करके दोनों तरफ फैल जाएंगे तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा। जो फैला हुआ है तो कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में है, जब ये स्लाइड करके अंदर चला गया तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड अवस्था में, उसको हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं। क्योंकि उसमें हो ये रहा है कि जैसे मान लीजिए दो ऐसे मायोसिन हैं और बीच में ऐसे एक्टिन है, तो एक्टिन यहां तक है तो ठीक है, यही एक्टिन क्या होगा, थोड़ी देर में क्या होगा, स्लाइड करके थोड़ा अंदर चला गया, है ना, स्लाइड करके थोड़ा अंदर चला गया। तो एक कंडीशन ये है और दूसरा कंडीशन ये है, स्लाइड करके अंदर चला गया तो यही होगा क्या कि जो स्पेस है बीच का, जो ये वाला जो स्पेस है, ये जो बीच का जो लेंथ है ये कम हो जाएगा अगर ये स्लाइड करके एक दूसरे में जाएंगे तो यही हो रहा है। और जो रेखित पट्टियां, जो आइसोट्रॉपिक बैंड क्यों बनता है, ये आपने देखा, बीच में जोन ऑफ ओवरलैप है। और एक बात और ध्यान दीजिए, एक चीज और यहाँ याद करने की है कि दो जो जेड लाइन जो कंजिक्यूटिव जेड लाइन है, इनके बीच का जो पूरा का पूरा जो मायोफाइब्रिल होता है, यहां तक का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं सार्कोमियर। क्या कहते हैं, सार्को। ये आपको याद करना है, सार्कोमियर का नाम आपको याद रखना है कि दिस इज द लेंथ ऑफ द मायोफाइब्रिल दैट एग्जिस्ट बिटवीन द कंजिक्यूटिव टू जेड लाइंस। ठीक है, तो अब देखिए, मायोफाइब्रिल्स आर कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ फिलामेंट जो क्या होते हैं, 1 से 2 माइक्रोमीटर लंबे होते हैं। 1 से 2 माइक्रोन, 10 टू द पावर 6 मीटर, उतने लंबे होते हैं। जो डायमीटर, जो थिन फिलामेंट वाले डायमीटर होते हैं, जो थिन फिलामेंट होते हैं, उनका जो डायमीटर होता है वो 8 नैनोमीटर होता है, 10 टू द पावर 9 माइनस 9, 10 टू द पावर माइनस 9। तो 8 नैनोमीटर के थिन फिलामेंट होते हैं और 16 नैनोमीटर के थिक फिलामेंट होते हैं। और हर थिक फिलामेंट के क्या होता है कि के साथ कम से कम 2 थिन फिलामेंट लगे होते हैं। और ये पूरे के पूरे इंटायर मसल लेंथ में ये फैलते नहीं हैं, ये स्मॉल कंपार्टमेंट में होते हैं जिनको हम कहते हैं सार्कोमियर। अभी मैंने आपको बताया, दे आर बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। सो द सार्कोमियर्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द मायोफाइब्रिल। एक्चुअली जो कार्यकी की इकाई है मायोफाइब्रिल्स, यानी कि जो पेशी तंतु होते हैं, जो पेशी तंतु होते हैं, उनकी जो कार्यकी की इकाई होती है उसको हम सार्कोमियर कहते हैं। उसमें जेड डिस्क होता है, काफी नैरो प्लेटेड रीजन होता है, इसमें डेंस मटेरियल पाया जाता है, जो क्या करते हैं, सार्कोमियर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं। थिन और थिक फिलामेंट ओवरलैप करते हैं, हमने देखा था अभी, टू द वेरिंग डिग्री। यही ओवरलैपिंग अगर थोड़ी क्लोज हो जाएगी तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, थोड़ी दूर चली जाएंगी तो वो रिलैक्स या स्ट्रेस्ड कंडीशन में आ जाएगा। तो इस पैटर्न ऑफ जो फिलामेंट है ये अलग अलग जोन में अलग अलग होता है। तो देखें उसको कैसे होता है। जैसे देखिए, ये सार्कोमियर है, ये मेरे ख्याल से मैं समझा चुका, इसको मैं स्किप कर रहा हूं। ये देखिए, अब जो थिक फिलामेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे कैसे है। जैसे ये जो आइसोट्रॉपिक जोन है जिसके बीच में ये जेड लाइन है, तो यहां से अगर हम देखेंगे ना, तो देखिए हर एक जो थिन फिलामेंट है, ये रेड कलर वाला ऑब्वियस ही बात है, थिन फिलामेंट है, यानी कि एक्टिन है। तो एक एक्टिन के चारों तरफ आप गौर करें तो एक एक्टिन जो होता है, एक जो सेंटर है, जहां पर जेड लाइन का जो सेंटर है, उसके चारों तरफ क्या होता है, छह थिन फिलामेंट लगे हुए हैं, और एक थिन फिलामेंट के 3 तरफ एक एक थिन फिलामेंट लगे हुए हैं। सो दिस इज द सेक्शन एट द जेड लाइन। फिर जो आइसोट्रॉपिक बैंड में हम देखेंगे तो ये जो ब्लू वाला है ये टाइटिन है, और एक टाइटिन के चारों तरफ आप देखिए, यहाँ पर एक जो ब्लू वाला है उसके चारों तरफ ये यहाँ पर आपको 6 एक्टिन के फिलामेंट दिखते हैं। जो एम लाइन है, यहाँ पर चूंकि कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तो यहां भी देखिए कि आप एक मायोसिन के चारों तरफ 1 2 3 4 5 और ये 6 मायोसिन ऐसे अरेंज होते हैं। इसके बीच में भी जो टाइटिन है ये इंटरज्वाइनिंग का काम करता है। फिर जो
एच जोन है। एच जोन में तो चूंकि ये सिर्फ एक ही दिखेगा ऐसे करके इस प्रकार का, जो सिर्फ जो तो इसमें हो ये रहा है कि बीच में इसमें टाइटिन की ज्वाइनिंग नहीं है। टाइटिन का जो इंटर ज्वाइंट होता है, जो टाइटिन नाम का प्रोटीन जो होता है जो ज्वाइन कराता है, वो यहाँ पर नहीं है। और जहाँ पर जोन ऑफ ओवरलैप है वहाँ आप ध्यान से देखिए कि प्रत्येक थिक फिलामेंट के चारों तरफ 6 थिन फिलामेंट है। एक थिक फिलामेंट यानी कि एक मायोसिन के चारों तरफ कितने हैं? 6 एक्टिन है, और एक एक्टिन के चारों तरफ 3 मायोसिन है और 3 एक्टिन है। एक एक्टिन के सराउंडिंग आपको दिख रहा है 3 एक्टिन और 3 मायोसिन, जबकि एक मायोसिन के सराउंडिंग आपको 6 एक्टिन दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ओवरलैपिंग होती है। जो अरेंजमेंट होता है, जो थिन और थिक जो फिलामेंट्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग जोन में ऐसा होता है। सॉरी। अब हम देखें कि अब इसको देखिए, ये स्ट्रक्चर जो आई बैंड का हमने बनाया है या ए बैंड का बनाया है, ये आपको पिछले स्ट्रक्चर से थोड़ा सा अंतर लग रहा होगा। यहाँ पर जो टाइटिन प्रोटीन है ये थोड़ा सा ज्यादा प्रोमिनेंटली शो हुआ है। दूसरी जो बात आप ये क्या देख रहे हो, बीच बीच में थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा एक उभरी हुई संरचना आपको थिक फिलामेंट में दिख रही है। उभरी संरचना क्या है हम दिखाएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हम एक सिंगल जो थिक फिलामेंट है ना, एक सिंगल थिक फिलामेंट जो मैं मार्क कर रहा हूं, एक सिंगल थिक फिलामेंट का स्ट्रक्चर हम यहां पर देखते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हो कि इंटरउभन आपस में गुथा हुआ हेलिकल 2 लाइट चेन है। ठीक है, 2 अमीनो अम्लों का लाइट चेन है। ये लाइट चेन आगे जाकर के क्या होता है कि आगे जाकर के इसमें और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। ये इसका हेड बनाते हैं, 2 हेड आपको दिख रहे हैं। तो ये जो दोनों हेड हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये इसका इस प्रोटीन का, ये मायोसिन प्रोटीन का S1 पार्ट कहलाता है, और ये नीचे वाला पार्ट S2 पार्ट कहलाता है। ठीक है, जो यहां से यहां तक का जो भाग है इसको हम HMM यानी कि हैवी मीरोमाइसिन कहते हैं, और इसको हम LMM यानी कि लाइट मीरोमाइसिन कहते हैं। तो अगर हम काइमोट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन के साथ इसको हम ट्रीट करते हैं ना, इस मायोसिन को, ये क्या होता है, यहां से टूट जाएगा, तो हमें मिल जाएगा LMM और HMM। अगर हम सिर्फ ट्रिप्सिन से ट्रीट कराएंगे, ट्रिप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव एंजाइम से इसको कराएंगे, तो ये आपको लाइट मीरोमाइसिन और हैवी मीरोमाइसिन में बदल जाएगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, जो हैवी मीरोमाइसिन है उसको पेपेन नाम के एक दूसरे डाइजेस्टिव एंजाइम से ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा कि इसमें जो इसका S1 और S2 पार्ट इसमें अलग हो जाएगा। यहाँ पर ELC और RLC जो आपको दिख रहा है, इसका ये लाइट चेन का ही एक मॉडिफिकेशन है, लाइट चेन का ही रूपांतरण है। ELC जो है इसका कहलाता है लाइट चेन, हाँ, इसेंशियल लाइट चेन, और जो RLC है उसका रेगुलेटरी लाइट चेन कहलाता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इसके रेगुलेशन में काम आता है। तो ये जो दोनों हेड आपको दिख रहा है ना, तो ये यही हेड आपको दिख रहा है। अब आप कहोगे कि एक सिंगल में तो 2 ही हेड दिख रहे हैं, इसमें इतने सारे हेड कैसे? तो होता क्या है कि एक मायोसिन के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, ढेर सारे ऐसे मायोसिन के जो यूनिट्स हैं, ये मिल करके इन्होंने ये संरचना इसको बनाई है। ये आपको जो दिख रहा है दिस इज अ सिंगल यूनिट। ये बहुत सारे ऐसे यूनिट बनेंगे और आगे के डायग्राम में आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे पहले इसको समझते हैं हम, कि जैसे मैंने कहा कि दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन। मायोसिन में जैसे मैंने आपको कहा कि दिस इज S1। इस S1 जो फ्रेगमेंट है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 1,15,000 डाल्टन। इसके बीच का जो डिस्टेंस है 175 नैनोमीटर है। यहाँ पर इसको अलग करने के लिए, S1 को अलग करने के लिए हमें पेपेन एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर देखिए 2 लाइट चेन लगे हुए हैं, एक है इसेंशियल और दूसरा रेगुलेटरी। रेगुलेटरी जो इसके हेड के मूवमेंट में काम आता है। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम कहते हैं हैवी मीरोमाइसिन। इसका मॉलिक्यूलर वेट करीब 3.5 लाख डाल्टन होता है। इसमें लाइट चेन नहीं होते हैं, और यहाँ पर से अगर इनको तोड़ना है तो हमें जाहिर सी बात है कि हमें ट्रिप्सिन से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ये ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन की ब्रेकिंग साइट है। फिर इससे ये जो निकलेगा ये लाइट मीरोमाइसिन है, और ये दोनों मिला करके एक 1.25 लाख डाल्टन के आसपास इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है।
अब जैसे मैंने कहा ना कि आपको अभी उस स्ट्रक्चर में खूब सारे उभरे हुए हेड्स दिखाई पड़ रहे थे, तो देखिए जैसे ये जो मायोसिन है, ये मायोसिन का जैसे एक मायोसिन है, इसके दो हेड हैं, फिर दूसरा मायोसिन है, इसके दो हेड हैं, फिर तीसरा मायोसिन है, इसके दो हेड हैं, चौथा मायोसिन है, चार दो हेड हैं, और इस प्रकार से अरेंज होते हैं। तो आपको जो स्ट्रक्चर है ना, वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। इसीलिए आपको जो कंप्लीट मायोफाइब्रिल का जो स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, उसमें आपको बहुत सारे हेड्स दिखाई पड़ रहे थे। ये है ना, ये जो उभरा हुआ है, तो इतने सारे उभरे हुए इसलिए हैं कि यहाँ एक मायोसिन का हेड है, यहाँ दूसरे का हेड है, और सबका जो लाइट चेन है या लाइट है मिरोमाइसिन और हैवी मिरोमाइसिन वाला जो स्ट्रेट चेन था, सबका आपस में मिला हुआ है, एक के ऊपर दूसरे चढ़े हुए हैं। तो इस वजह से एक का हेड, एक का S1 दिख रहा है, ये दूसरे का S1 दिख रहा है, तीसरे का दिख रहा है, चौथे का दिख रहा है ना। एक का S1, दूसरे का S1, तीसरे का S1, चौथे का S1, और सारे के जो स्ट्रेट वाले चेन है आपस में एक दूसरे पे चढ़े हुए हैं, और बेसिकली इसको ज्वाइन कराने वाला टाइटिन होता है ना। तो ये सिंगल है, ये सिंगल मायोसिन यूनिट है, सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल है, जो मिल करके बहुत सारे ऐसे सिंगल मायोसिन मॉलिक्यूल के यूनिट या मॉलिक्यूल मिल करके ऐसे थिक फिलामेंट का निर्माण करते हैं। अब हम देखें जो थिन फिलामेंट कैसे बनता है। थिन फिलामेंट जो बनता है, उसका एक कंपोनेंट है एक्टिन। तो एक्टिन, पहले तो क्या होता है, एक्टिन सारे के सारे अलग हैं, इसको हम जी एक्टिन या ग्लोबुलर एक्टिन, ग्लोबुलर मतलब गोल, है ना, ग्लोबुलर एक्टिन है ये, जिसमें जब एटीपी लगता है तो इसका एक्टिवेशन होता है। तो एटीपी से बाउंड करके पहले ये एक्टिवेटेड क्या कहते हैं, ये एक्टिन है, और ये जो एक्टिवेटेड एक्टिन है, फिर क्या होता है कि आपस में पहले ऑलिगोमर मतलब डाइमर ट्राइमर वगैरह बनाते हैं, और फिर इसकी असेंबली होती है, जिसके बाद ये इस प्रकार का एक फाइबर जैसी संरचना में बदल जाते हैं, और अब ये कहलाता है एफ एक्टिन, यानी कि फाइब्रस एक्टिन। और फाइब्रस एक्टिन में दो एंड होते हैं, एक तो प्लस एंड होता है जहां से ये जुड़ता है, और अगर इसमें आप एटीपी के साथ अगर आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसकी डिसअसेंबली भी होती है, मतलब ये टूटते भी हैं। तो टूटने वाला जो एंड है उसको माइनस एंड कहते हैं, जो जुड़ने वाला एंड है इसको प्लस एंड कहते हैं। प्लस माइनस को अभी आप भूल जाइए, इसको अपने को अगर नहीं भी लिखेंगे चलेगा। और ये यहाँ इस चैप्टर के लिए अभी इसके स्केलेटल सेल के का जो बेसिक स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। दिस इज अ रेगुलेटरी पार्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एफ एक्टिन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लोबुलर एक्टिन था उससे एफ एक्टिन का निर्माण हुआ। अब ये जो एफ एक्टिन होता है, उसमें आप देखिए कि एफ एक्टिन में एक स्लाइड अभी पीछे चला गया गलती से, उसको आप देख लेना, मैंने लिख दिया है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं करूंगा तो मुझे पूरी चीजें रिपीट करनी पड़ेगी। तो आप देखिए ध्यान से कि ये सारा का सारा जो गोल वाला है, ये गोल वाला जो ये तो एक्टिन है, इसके बीच में जो फाइब्रस आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर एक और फाइबर आपको दिख रहा है, जो फाइब्रस दिख रहा है इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायसिन। तो एक्टिन के साथ और लगते हैं प्रोटीन, जो जो फिलामेंट है उसमें एक्टिन के साथ कुछ सपोर्टिंग प्रोटीन और लगते हैं, और इसको हम कहते हैं अल्फा ट्रोपोमायसिन। ये एक फाइब्रस संरचना है, देखिए ट्रोपोमायसिन है ना। इसके अलावा कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन जैसी संरचनाएं और हैं, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन। ये ट्रोपोनिन, तीनों तरह का ट्रोपोनिन क्या होता है और उनके क्या क्या काम है, ये पिछले वाले स्लाइड में चला गया, वो गलती से वो स्लाइड स्किप हो गई यहाँ पर, तो आप उसको पढ़ लेना जब मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात है कि जो ट्रोपोनिन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन टी, जो ट्रोपोमायसिन से जुड़ता है। ट्रोपोनिन सी, जब मसल कंट्रैक्शन के समय जो कैल्शियम से जुड़ता है, उसको हम ट्रोपोनिन सी कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रोपोनिन आई। अब ट्रोपोनिन आई का काम वैसे तो इनहिबिटरी है, इनहिबिटरी मतलब रोकने वाला है। रोकने वाला कैसे, कि जब मसल रिलैक्स होता है तो क्या करता है, ये एक्टिन और मायोसिन को आपस में जुड़ने नहीं देता। जैसे ये रिलैक्स फॉर्म है ना, तो ये एक्टिन और ये मायोसिन का हेड है S1 वाला, ये जुड़ता है बेसिकली एक्टिन से, ठीक है। ये किससे जुड़ता है, एक्टिन से जुड़ता है। ये इसको जुड़ने नहीं देता है, टीपीआई जो है ट्रोपोनिन आई, ये इसको जुड़ने नहीं देगा जब रिलैक्स फॉर्म में है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है ना,
तो उस समय क्या होता है कि when the muscle contract, the troponin complex changes the conformation. ट्रोपोनिन आई रिलीज द इनहिबिशन, उसमें ट्रोपोनिन आई वहां से इनहिबिशन को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो मायोसिन का हेड है ये एक्टिन के साथ जाके लग जाता है। अब हेड मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, अब हेड अगर मूव करेगा पीछे तो मान लीजिए यहाँ अटैच है और हेड जो इस कंडीशन से, मान लीजिए हेड पहले इस कंडीशन में था, ये मूव करके ऐसे चला गया, तो जाहिर सी बात है कि ये पूरे के पूरे एक्टिन फिलामेंट को क्या करेगा, पीछे की ओर पुल करेगा। तो मसल की स्लाइडिंग यही पुल करने से होती है और यही इसी प्रकार से मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।